मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम फारूक फ्रॉम द मरियम शो पावर्ड बाय किशमिश। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ हेल्थ। अब हेल्थ क्या होती है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर मिनाहिल है। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पहले तो आप ये बताइए कि आप कर क्या रही हैं और आपने क्या चीज़ की है, किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं? I have done my MBBS and I did my house job and now I'm doing specialization in internal medicine and अच्छा। this is my final year of specialization. अच्छा। Inshallah within 1 year I'll be a consultant. इंशाल्लाह। अच्छा मिस, तो ये कितनी देर का प्रोसेस होता है? I think ये तो till the death. The doctors are supposed to मतलब हर till the death they are, क्योंकि रिसर्चेज होती रहती हैं, जो पुराना नॉलेज होता है वो नलीफाई हो जाता है, फिर न्यू रिसर्च आती है, फिर उसके ऊपर हमें पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी हैव टू गो थ्रू इट। 5 years का MBBS होता है, फिर उसके बाद वी हैव टू डू 1 year ऑफ हाउस जॉब। उसके बाद अब तो फिर बहुत ज़्यादा एग्जाम्स हैं जिनको पास करना पड़ता है। पहले NLE करनी पड़ती है, फिर FCPS करना पड़ता है इफ़ यू आर सपोज टू गेट स्पेशलाइजेशन इन पाकिस्तान। बट अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो फिर उसका थोड़ा डिफरेंट वो होता है। लेकिन फिर पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन के लिए आपको FCPS करना पड़ता है। फिर उसके बाद फर्दर डिपेंडिंग अपॉन विच स्पेशलिटी आप किस में जाना चाहते हो। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो 5 years की हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो 4 years की हैं। राइट नाउ आई एम डूइंग इंटरनल मेडिसिन विच इज़ of 4 year. अच्छा। Internal medicine is about all of the organs of the body, each and every organ system. Like nephrologists have to deal with the kidneys, pulmonologists होते हैं they have to deal with the lungs, but internal medicine can see each and every kind of disease. अच्छा, जबरदस्त। तो बेसिकली ऑल इन वन, All आप in हर तरह one. की बीमारी को समझ सकती हैं, देख सकती हैं और आगे फिर जो Refer, उस रेफर yes, कर सकती हैं जो उस फील्ड में है। हेल्थ क्या होती है और इंसान को किस तरह हमें पता लगेगा कि हम हेल्दी हैं भी या नहीं? हमारे यहाँ जो मिसकॉन्सेप्शन है ना वो ये है कि इफ़ यू आर फिजिकली फिट तो इट मीन्स यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर फिजिकली नॉट फिट तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट वेल। जो WHO की डेफिनेशन है ऑफ हेल्थ, इट इंक्लूड्स द फिजिकल, mental and social well-being. It can include the 3 parameters which are physical, mental and social well-being. If a person is physically, mentally and socially fit, then he is considered healthy. ओके। It's not about just कि आपको कोई you are having a pain in abdomen तो it doesn't mean कि आप sick हैं या you are not healthy. अच्छा। इसमें डिपेंड आपकी मेंटल स्टेटस, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। और इसी तरह सोशल, कुछ लोग होते हैं दे डोंट सोशलाइज, सो वो घर के अंदर ही कैद करके भी कुछ इस तरह की फिर डिजीजेज हो जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, मेंटली अपसेट हो जाते हैं। आजकल तो बहुत इट्स वेरी कॉमन एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ पे तो आजकल बहुत बात हो रही है। Exactly. बिल्कुल, वी हैव टू बी कंप्लीटली हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो अब ये 3 चीजें हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल तो मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, अवर बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ द बॉडी के। इफ़ यू आर नॉट एनी, आजकल तो यू नो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑल दीज डिजीज़ आर वेरी कॉमन। और नॉट इवन कि ये कि पहले ये होता था कि ओल्ड एज में जाके ये डिजीज़ जो थी वो आती थी, बट आजकल तो एनजाइटी का लेवल, स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा है। हमारे पास बहुत यंग बच्चे आ रहे होते हैं कि 5th स्टैंडर्ड में हैं, 4th स्टैंडर्ड में हैं एंड दे आर गेटिंग पैनिक अटैक्स जस्ट बिकॉज शायद मेरा ख्याल से कि सिस्टम हमारा कुछ इस तरह का हो गया, पढ़ाई का बहुत बर्डन है, फिर पेरेंट्स भी बच्चों को थोड़ा सा वो फोर्स करते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है तो तुमने डॉक्टर ही बनना है। तो इसकी वजह से एनजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर बढ़ जाता है और फिर वो पैनिक अटैक्स के साथ आते हैं, पैल्पिटेशंस हो रही होती हैं और इतनी यंग एज में हम देख के एग्जैक्टली आजकल मैंने ये सुना है कि बच्चों को बड़ी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बॉडी है, जैसा एडल्ट्स होते हैं उस बच्चों को भी चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे सोशल चीज़ों का बड़ा प्रेशर होता है हमारे पे, पढ़ाई का तो प्रेशर है ही हम पे, मतलब ये बच्चों पे मुझे लगता है वो छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े बस्ते उठा के स्कूल जा रहे होते हैं एंड यू नो लाइक इतना प्रेशर उनका वेट नहीं होता जितना उनके आई बैक का स्वेयर ये हमेशा यूं होता है। आप अक्सर देखेंगे कि बस्तों का वेट जो है वो ज्यादा होता है बच्चों से, तो मतलब बच्चों की मेरे ख्याल जो उम्र होती है वैसे भी आई थिंक साइंस भी यही कहती है 1 से 7 साल का जो बच्चा है वो फिजिकली लर्न कर रहा होता है और ग्रो कर रहा होता है, नॉर्मल जो चीजें वो सुन रहा होता है, देख रहा होता है। अगर आप उसके ब्रेन पे, उसकी ब्रेन इतनी डेवलप ही नहीं हुई होती
कि आप उसके ऊपर इतना बर्डन डालें उसकी ब्रेन के ऊपर। तो ये अब देखें ना कि अब अगर इतनी छोटी उम्र से ही बच्चों को ये चीजें होने लग जाएं, तो आप सोचिए आगे जाके जब वो अपने टीन ईयर्स में जाएंगे या यू नो शादियां होंगी, वो चीजें होंगी, तो प्रेशर ही नहीं हैंडल कर पाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और बहुत छोटी छोटी एज में हमें एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर भी कुछ बच्चों को डालना पड़ता है, क्योंकि दे आर कमिंग टू अस विद सुसाइडल थॉट्स। और सम ऑफ देम तो कि मतलब रिजल्ट नहीं अच्छा आया, फादर ने डांट दिया, बच्चों का टॉलरेंस लेवल इतना कम हो चुका है कि दे यूज्ड टू अटेम्प्ट इस तरह के सिनेरियोस भी हमारे बिल्कुल। पास तो ये आजकल एक्चुअली आते हैं। प्रेशर सिर्फ दुनिया में हर जगह नहीं है, मतलब कि सिर्फ जैसा हम कहते हैं कि फलानी जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चों पे ये वो, तो ये प्रेशर हमारे मुल्क में भी होता है। बच्चों को हमें बड़ी इजीली और बड़ी कामली डील करना चाहिए। सारी उम्र पड़ी है आपके लिए, देखें आपके सामने एक डॉक्टर बैठी है, मतलब सारी उम्र पड़ी है पढ़ाई करने के लिए, और जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है आई थिंक उसको उस तरफ लेके जाना चाहिए। आई थिंक ये आपकी हेल्थ से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक बच्चे को हेल्दी रखने के लिए या अपने आप को भी आपको उसको उन चीजों में इनकरेज करना चाहिए जो नेचुरली उसमें वो चीजें प्रेजेंट हो, रादर देन कि हम अपनी चीजें उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं और इम्पोज कर रहे हैं। वेरी राइट। और हम क्या चीजें कर सकते हैं अपने आप को जनरली हेल्दी करने के लिए? दूसरा ये कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी हो गई है। मतलब वी डोंट वॉक, वी डोंट डू एक्सरसाइज, वी जस्ट ईटिंग है। और ईटिंग भी क्या, जंक फूड। कोई बच्चा जो है, मेरा नहीं ख्याल कि फ्रूट शौक से खाता होगा, लेकिन उनको पिज्ज़ा चाहिए, दे नीड बर्गर। तो दीज कम इनटू सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एटलीस्ट एक्सरसाइज को थोड़ा सा जो है वो लेके आना चाहिए, थोड़ा नेचुरल चीज़ों की तरफ जो है वो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। कि मतलब नेचर से तो हम बिल्कुल ऐसे जिस तरह दूर होते जा रहे हैं। सोशल वेलबीइंग क्या है जी? सोशल वेलबींग मतलब कि हमारे यहाँ आजकल इस तरह का रुझान हो गया, वी आर ऑल वेरी बिजी इन अवर लाइव्स। मतलब कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही हमारी लाइफ रह गई है। तो वो जो पुराने ज़माने में आप देखें कि नानियाँ दादियाँ बैठी होती थी और उनसे मिलने के लिए लोग आ रहे होते थे, तो वो कितनी लंबी लंबी जिंदगियां गुजार के जाती थी, क्योंकि वो अपने आप को बाउंड करके नहीं रखती थी, वो घूमती फिरती थी, अपनी बातें डिस्कस करती थी। तो अब हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल इस तरह हो गई, क्योंकि हम इतना बिजी हो गए हैं ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और जो टाइम बचता भी है उसमें बजाय ये कि अगर हम घर में भी बैठे हैं तो बजाय ये कि हम पेरेंट्स से बातें करें या अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी बातें शेयर करें, वी आर ऑल ऑन अवर फोन, ऑन मोबाइल। तो दिस टेक्नोलॉजी हैज मतलब फायदे भी दिए हैं, बट बिल्कुल फायदे तो इसके बहुत दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। बच्चे एक्चुअली बाहर खेलना नहीं चाहते, हम भी ज़्यादातर बाहर बैठना नहीं चाहते। हालांकि मेरी कोशिश तो पूरी होती है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे, जैसा आप कह रही थी, मेरे बच्चे तो बड़े शौक से फल खाते हैं और खाने में वो चीज़ें उनको खानी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू गेट द कैंडी एंड स्टफ। पर मुझे लगता है हमारे अंदर नेचुरली ये चीज़ होती है कि हम नेचुरली नेचर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन हम अपने आप को फोर्स करते हैं एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में, घरों के अंदर बंद रहना, हवा ताज़ी ना लेना, वॉक पे ना जाना। इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों की जो इंटरेक्शन है अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि उससे ज़रा उनकी एक्टिविटी लेवल्स भी बढ़ते हैं बच्चों को। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह की बीमारियां हैं जैसा शुगर, ब्लड प्रेशर, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा होता है, लेकिन बच्चों के अंदर ये सारे लेवल, ये सारी चीज़ें जो है ना कि मतलब कि सोशलाइज नहीं करना, पेरेंट्स ने इतना पढ़ाई का बोझ बच्चों के ऊपर डाला होता है। पढ़ाई के लिए सारी उम्र पड़ी है, उनको सही नरिशमेंट मतलब कि प्यार और तरबियत उनकी सही तरह करें, ताकि आगे आने वाले वक्तों में उनको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। जितना ज़्यादा आप बच्चों पे प्रेशर डालते हैं उतना वो इंसान वीक निकलता है बड़े होके। तो जितना हम कम प्रेशर डालें, अब देखें जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चों की भी ये कॉजेज़ हो सकती हैं ब्लड प्रेशर की। तो इन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आई थिंक वी नीड टू गो, मतलब कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अब वी हैव टू गो। मतलब कि बच्चों के अंदर आजकल वही जिस तरह मतलब कि जंक फूड का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। आपने बताया कि आप अपने बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर मैं तो हाँ, और मेरे बच्चे एक्चुअली शौक से खाते हैं। मैं उनको कहती हूँ खाने के साथ कि खीरा खाना है, गाजर खानी है, ताकि वो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट इनको मिल सके। आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन आजकल मेरा नहीं ख्याल कि मदर्स ऐसे करती हैं। जिस तरह अपना ही स्ट्रेस का लेवल मदर्स कम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मतलब सिरेलैक भी खिला रही हैं, तो साथ फ़ोन हाथ में पकड़ाया हुआ है, तो ऑब्वियसली बचपन से ही आप उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा रही हैं उसको। कोई बेशक आप कोई पोएम ही लगा के दे रही हैं उसको, तो वो उसकी आई साइट के ऊपर भी ऑब्वियसली इतनी छोटी एज के ऊपर इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जब उसको इसी एज से आदत पड़ जाएगी, तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाद में फ़ोन छोड़ेगा? देखिए, हर वक्त तो हम अपना ख्याल नहीं रख सकते। कई बार दिल करता है जंक खाने का, कई बार दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने का, तो उन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? जो WHO की रिकमेंडेड गाइडलाइंस है ना, उसके
उसके मुताबिक है कि आपको एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट्स जो है वो आपको डेली वॉक करनी चाहिए। वॉक भी इस तरह नहीं कि जिस तरह हमारी अम्मियाँ करती हैं कि आराम आराम से टहल टहल के तस्बीह पकड़ लिया और एक चक्कर लगा लिया और उनको लगा कि ये वॉक होगी। दिस इज नॉट वॉक। वॉक मीन्स कि आप इतना तेज एटलीस्ट चल रहे हैं कि आप यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, कि आपको सांस लेने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। फिर 2 to 3 डेज की एक्टिविटी उनको इस तरह की रखनी चाहिए जिसमें थोड़ी सी विगरस एक्सरसाइज होती है अदर देन वॉक। अब अगर समवन इज फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स तो फिर एक चीट डे उसका बनता है। बिल्कुल, हफ्ते में एक दिन आप चीट डे रख लें अपना, कोई कि दिस इज माय चीट डे। उस दिन आपने अगर कुछ जंक वगैरह इस तरह जो की चीज़ आपने खानी है जंक तो खाना है वो आप एक दिन दबा के खा लें। दबा के खा लें, एग्जैक्टली। बट इफ यू आर मतलब अगर आप बाकी 6 टाइम जो आपके डेज हैं उसके अंदर यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं कि अब आप रोज जंक भी खाए जा रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी और बस लेटे हुए हैं बिस्तर के ऊपर, नथिंग टू डू, तो फिर इस बैठे तरह हुए नहीं। कुर्सियों पे ऑफिस वाले लोग जो हैं ये उनके लिए खास तौर पे है। नमाज भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, एक फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जब आप बेसिकली जिस तरह आप सजदे में जाते हैं तो आप बेसिकली अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होते हैं और सरेंडर कर रहे होते हैं, तो उसका आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज है। मुझे लगता है कि इंसान की जो पूरी पोटेंशियल है वो सिर्फ तब निकलती है जब वो इन सारी चीज़ों को कवर कर सकता है कि मतलब आप खाना भी अच्छा खा रहे हैं, आपका मूड भी अच्छा है, आप मेडिटेशन भी करें, नमाज के फॉर्म में मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने आप को भी बेहतर फील कराते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि नमाज और मतलब थोड़ा सा बंदा काम करे उसके बाद उठे थोड़ा सा मूव कर ले, तो इससे जो है ये जो हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल ये सारे के सारे तीनों क्राइटेरिया जो कि WHO की डेफिनेशन के अंदर आते हैं वो फुलफिल होते हैं। खवातीन स्पेशली अपने आप को इतनी तवज्जो नहीं देती हैं क्योंकि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं घरों की, बच्चों की, कि वो अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती हैं और उनको तकलीफ हो रही है तो वो सेल्फ मेडिकेट कर लेती हैं और डॉक्टर पे नहीं जाती। तो आप बताइए कब डॉक्टर पे जाना चाहिए? यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है उस टाइम पे जब उसकी डिजीज इस कदर प्रोग्रेस कर चुकी होती है कि उस टाइम पे उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कभी कभार हमारा इतना डिप्रेशन लेवल हुआ होता है, एंजाइटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है कि घर मतलब वीपिंग स्पेल्स आ रहे होते हैं, पैल्पिटेशंस हो रही होती हैं, बट औरतें जो होती हैं वो घरों के अंदर बैठ करना ये सारी चीज़ें जो है वो टॉलरेट कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप यू नीड हेल्प, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप उससे जाकर हेल्प लें। इसी तरह की डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं, सिम्टम आ रहा होता है कि चले जब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड है, कोविड में इस तरह होता है कि बॉडी एक्स आ रही होती है, फीवर आ रहा होता है, बट पीपल आर लाइक नो, दे आर नॉट इवन वैक्सीनेटेड एंड दे आर इन डिनाइल कि नहीं हमें तो कोविड हो ही नहीं सकता है। फिर हमारे पास पेशेंट जिस वक्त आएगा वो उस टाइम पे आता है जब बायलैटरल दोनों लंग्स के अंदर नमूनिया ऊपर तक भर चुका है, उस टाइम पे पेशेंट की ना सैचुरेशन मेंटेन हो रही है और उस टाइम पे उसको वेंटिलेटर पे डालने तक का हमारे ऊपर मतलब ये नौबत आई हुई होती है और उस टाइम पे भी दे आर इन डिनाइल कि ये तो कोविड नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ी मतलब कि यू नीड टू नो कि जिस वक्त आपको फीवर आ रहा है, आपको गला खराब हुआ है, आपको पता है कि अब एक एपिडेमिक हुई हुई है, पेंडेमिक है बल्कि ये तो वाई नॉट कमिंग टूवर्ड्स द डॉक्टर? इसमें मतलब आपको क्या हर्ज हो जाएगा डॉक्टर के पास जाके? और अगर हम टाइमली आप लोगों के पास आएंगे तो ही आप हमारी हेल्प कर सकते हैं ना। लास्ट चीज़ पे पहुंच के हम डॉक्टर को कहते हैं कि जी अब हमें ये हो रहा है। अगर आप टाइमली नहीं जाएंगे तो वो भी इंसान है, वो सिर्फ उतनी हद तक ही आपकी मदद कर सकते हैं जितना कि वो उनको इजाज़त है या आपकी बॉडी में कैपेसिटी है वो सारी चीज़ें बेयर करने की। ऐसा ही होता है ना जी। कभी कभार तो पेशेंट्स आते हैं सेल्फ मेडिकेशन करके जब वो डिजीज़ को इतना ख़राब कर चुके होते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो आजकल इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है कि फिर 2 दिन दवाई ली एंटीबायोटिक ली उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद ऑब्वियसली वो जो बैक्टीरिया है वो तो उस जो स्पेसिफिक मेडिसिन है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट टाइम पे फिर वो मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करती है। तो अब हमारे पास तो जो बग्स आते हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं, वो जब हम कल्चर सेंसिटिविटी की टेस्ट करवाते हैं तो वो रेजिस्टेंट, हर चीज़ से रेजिस्टेंट, और लास्ट रिजॉर्ट पर मेरे को इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के ऊपर जाना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन खुद ही कर लिया। उसके बाद जब चीज़ ख़राब हो गई उस टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचा एंड देन पीपल स्टार्ट ब्लेम गेम के हम आए थे 2 दिन में क्यों नहीं ठीक हुआ। कैसे 2 दिन में ठीक होगा जब आपने उसको इतना पाल पोस के बड़ा करके आप हमारे पास लेके आए हैं? तो इट विल टेक सम टाइम। खास तौर पे ये जो वुमेन होती है ना, हाउस वाइफ्स होती हैं, ये खवातीन, मैं इससे मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, ये जो थोड़ी सी सर हुई दवाई खा ली, थोड़ा सा कुछ हुआ पेट दर्द हुई दवाई खा ली, और एक ही दवाई हर चीज के लिए, और खा खा के उस दवाई की मत मार दी है। मतलब आप ये सोचे वो उस वक्त के लिए तो टेम्पररी आपको वो पेन को सूट कर देती है, लेकिन लेटर ऑन देखें आप कोई भी पेन किलर भी खा रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो पेन किलर्स को अवॉइड करना चाहिए। पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे पूछे कि हमें एक्चुअली हो क्या रहा है, वो आपको एग्जैक्टली गाइड कर देंगे
और डॉक्टर पे जाने के लिए कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन है, आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर पे जाएंगे, वो उसका आपको सोल्यूशन बताएगा। टाइम और टाइम जाएं, ये अपना टाइम वेस्ट मत करें। आप फिट होंगी तो आपका घर फिट होगा और आपके बच्चे फिट होंगे। आज की सारी दिलचस्प गुफ्तगू के बाद अब हम चलेंगे किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर सेगमेंट की तरफ। आई वॉन्ट क्लियर स्किन। Okay. हर लड़की मेरा ख्याल से यही चाहती है कि उसकी क्लियर स्किन हो, क्योंकि बिकॉज आई एम अ डॉक्टर सो आई हैव टू वेयर मास्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब 8-8 घंटे तो कंटिन्यूस होता ही होता है। हमारी ड्यूटीज 32 आवर्स की भी होती हैं, सो उस पूरे ड्यूरेशन में भी हैव टू सुपर वेयर ह्यूमंस द होते हैं आप लोग हैं। मैंने तो आपका स्किन देख लिया है। ओवरऑल मैंने कुछ थोड़े से प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं जो मुझे लगता है कि आपको हल्की फुल्की एक्ने का थोड़ा सा मसला है। एग्जैक्टली। उसके अलावा आप चाहती हैं कि स्किन पे थोड़ी सी रेडियंस हो और स्किन फ्लॉलेस लगे, यही आई थिंक हर लड़की का होता है। तो मैंने आपके लिए जो रेंज मंगवाई है डॉक्टर मनाहिल, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मैंने आपको दिया है मेकअप रिमूवर, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप क्लेंजिंग लोशंस अपने फेस पे लगाएं। जितने कम क्लेंजिंग एजेंट्स लगाएंगी उतना स्किन बेहतर रहेगा। सोप फ्री मैं चाहती हूँ आप जाएं, क्योंकि सोप फ्री होना बहुत जरूरी है। वैसे लिए वाटर रुई पे लगा के, हल्की गीली रुई पे पूरे फेस से ये आपको मेकअप उतारना है। रुई को बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए जब आप मेकअप उतार रही हो, मतलब कि जब वो उतर जाए तो लास्ट वाली जो रुई है उसको व्हाइट आना चाहिए, तो कोई मेकअप के पिगमेंट्स नहीं आने चाहिए आपके रुई पे। इस तरह आपने इसको सफाई किया और रगड़ना नहीं है, बड़े आराम से जेंटली उसको साफ कर लेना है पानी की तरह। उससे आपने जब अपना फेस साफ कर लिया तो उसके बाद क्लैरिफाइंग टोनर आप लगाएंगी वहां बॉटल खोल के रुई पे, जिस जिस जगह आपको एक्ने होती है आप वहां पे रुई पे इसको लगा लेंगे। उसके बाद आप में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है हमारा एचए सीरम। चेहरा जो होगा वो ऑलरेडी अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा ड्राई हो गया, आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें या हल्का सा एक छट्टा पानी का डाल लें मुंह पे। उसके बाद आपने एचए सीरम लगाना है पूरे फेस, पूरे नेक पे, अंडरनीथ भर भर के लगाना है। बिल्कुल परेशानी खत्म होगा तो मैं और भेज दूंगी, बिल्कुल आपने परेशानी होना, लेकिन लगाना जरूर है। एचए सीरम लगाने के बाद आपने उसके ऊपर ट्यूमरिक जेल लगा लेनी है। जो ट्यूमरिक जेल है वो आपकी एक्ने को कंट्रोल करेगा और ओवरऑल आपके चेहरे में शाइन लेकर आएगा और उसको ब्राइटनिंग करेगा और इवन टोन पे ले आएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपकी स्किन को प्लम्पी करेगा और उसके अलावा इसके अंदर यूथफुल इफेक्ट्स होते हैं, ताकि आपकी एंटी एजिंग की जो भी आपकी ये लाइंस बन रही होती हैं यहाँ पे, उसको दूर करेगा। और यूजुअली फेस, अच्छा जब भी आप एचए सीरम लगाते हैं, एचए का ये होता है कि जैसे कि आप डॉक्टर आप जानते होंगे कि वो स्किन का सारा मॉइस्चर खींच लेता है। तो आप अगर आपके पास रोज वाटर है, आप हल्का सा रोज वाटर स्प्रे कर लिया करें, वो जितना मॉइस्चर खींचेगा उतना आपका स्किन रेडिएंट हो जाएगा। उसके ऊपर आपने टर्मरिक जेल लगा ली, दैट्स इट, दिस इज ऑल यू हैव टू डू। सुबह शाम करना है और सुबह के टाइम आप सन ब्लॉक लगा सकती हैं, बिकॉज धूप की जो छुआएं हैं वो सबसे ज्यादा एजिंग कॉज करती हैं इंसान के स्किन में। यू नो दैट, यूर अ डॉक्टर। अगर आपने सनब्लॉक नहीं लगाना है तो आप फिर वो चीज लगाएं जिसमें SPF ऑलरेडी मौजूद होती है, जैसे कि आपकी फाउंडेशन। अच्छा जी, तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू और यही है एक बेसिक सोल्यूशन एक्ने का और अपनी स्किन को ब्राइटन रखने का। चलते हैं हम मिमी और किड्स सेगमेंट की तरफ और इसमें हम बात करेंगे चेंजिंग वेदर की, बच्चों की वैक्सीनेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों के लिए, जिन पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे तो बच्चे सारे ही छोटे हैं, बट 1 से लेके 2.5 ईयर्स तक फुल ऑन वैक्सीन हो रही होती हैं बच्चों की। EPI स्केड्यूल होता है बेसिकली, और उसके अंदर जो है वो जो डिजीजेस जो कि मतलब पास में इस तरह की रह चुकी हैं जिसकी वजह से बच्चे जो थे वो यूज्ड टू डाई, जैसे पोलियो हो गया, ठीक है। ये कुछ डिजीजेस हैं जिनकी EPI के अकॉर्डिंगली जो है वो ये वैक्सीनेशन का स्केड्यूल होता है और ये 2.5 ईयर्स तक चलता है बच्चों के अंदर। और उसके बाद कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनकी बूस्टर रिक्वायर्ड होती है बात लाइफ के अंदर। इसी तरह जिस तरह कोविड आ गया, कोविड की वैक्सीन भी जो है वो हम लोग मतलब एडल्ट्स तो लगवा रहे हैं। अब तो कोविड की गाइडलाइन पे भी ये आ गया कि 5 इयर्स से अबव एज है या वो बच्चे जो 5 इयर्स तक है उनके लिए कोविड वैक्सीन भी जो है वो अब दे आर सेफ टू यूज़। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि सम ऑफ द पीपल वो आज भी इसी मेंटल सेटअप के ऊपर रहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि पढ़े लिखे लोग, चलो जी जिनको नहीं पता आप उनको तो एक्सक्यूज कर सकते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कभी पोलियो की, टाइफाइड की और इस किस्म की मतलब कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन ही नहीं लगवाई। जिस तरह बच्चे हमारे स्कूल्स में जाते हैं, आप कब तक बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर तो वो आपके घर की 4 दीवारी में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली
ही इज़ इन ए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। अब आप उसको स्कूल में भेज रहे हैं, अब स्कूल में अगर किसी एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है एंड योर चाइल्ड इज नॉट वैक्सीनेटेड, तो चिकन पॉक्स कैन बी लीगल, इट कैन बी, इट इज बिल्कुल। सो डेंजरस। चिकन पॉक्स की और कॉम्प्लिकेशंस होती है, निमोनिया डेवलप हो जाता है, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि बाहर एक क्रैश डेवलप हो जाएगा, हाँ, कुछ और में ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसकी मोर्टेलिटी कम इतनी इसीलिए हुई है। इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा आपका वैसे ही इन चीजों में वीक है ना, तो उसके अगर उसके चिकन पॉक्स हो रहे हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है, तो ये तो बड़ी डेंजरस बात है वैसे। इसी तरह कुछ मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती हैं, तो हम उनको इनकरेज करते हैं। एक तो ये मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और दूसरा ये बच्चे की हेल्थ के लिए भी बिल्कुल बहुत मुफीद है, क्योंकि उस दूध में एंटीबॉडीज होती हैं। Exactly. वो सारे आपके बच्चे को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करती हैं, है। इम्यून सिस्टम को अच्छा करती हैं। इसी तरह वो माएँ जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते होते हैं। हैं। आजकल ब्रेस्ट कैंसर इज ए वेरी मतलब बिल्कुल, बहुत कॉमन बहुत बीमारी है, common, बिल्कुल। और बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास औरतें आती हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, लंप ब्रेस्ट के अंदर बन गया। मेरा ख्याल से मोस्ट कॉमन आजकल तो मैं बहुत केसेस देखती हूँ ब्रेस्ट बिल्कुल। कैंसर के। आजकल जैसा चेंजिंग वेदर है और बच्चों को खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तो मैं तो 3 दिन इंतज़ार करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको कोई भी हैवी मेडिकेशन ना दूँ। नेचुरली बुखार उतारने के लिए वजू कराती रहती हूँ कॉन्स्टेंटली, उससे बच्चों का बुखार टूट जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है वो नौबत नहीं आती डॉक्टर पे जाने की। चेंजिंग वेदर के अंदर बच्चों को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शंस और इस तरह के मसले होते हैं, लेकिन ये जो वेदर चेंजिंग हो रही है ना, इसमें ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस हो रही होती हैं, दे आर नॉट बैक्टीरियल। तो जिस तरह आपने कहा है कि मैं 3 दिन तक वेट करती हूँ कि वो खुद ब खुद सेटल हो जाए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन यूजुअली हम एंटीवायरल तो देते नहीं है छोटे बच्चों के अंदर, तो वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ रिजॉल्विंग होती हैं। तो लेकिन पेरेंट्स हमारे पास आके फोर्स करते हैं कि नहीं आप इसको एंटीबायोटिक दें, नहीं आप इसको एंटीबायोटिक दें, बट जब ज़रूरत नहीं है तो वाई विल वी गिव एंटीबायोटिक। हाँ, तो ये होता है कभी कभार कि छोटे बच्चों के अंदर अगर चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको नेबुलाइज करवा दें। नेबुलाइज भी छोटे बच्चों में हम सिर्फ नॉर्मल सेलाइन से करवाते हैं, किसी और चीज़ से नेबुलाइज नहीं करवाते, और एंटीपायरेटिक कोई भी फीवर को रिलीफ करने के लिए दे देते हैं। लेकिन अगर कोई सुपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है और वो वायरल इलनेस के साइन नहीं लग रहे, और बच्चे की आपकी भूख खत्म हो गई है, इतनी सीवियर अगर इन्फेक्शन है, भूख इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन जिससे कि पता चलता है कि बच्चा किस हद तक बीमार है, क्योंकि जैसे ही बच्चा स्टेबल होना स्टार्ट होता है उसकी भूख सबसे पहले वापस आती है। तो अगर बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है और बहुत हाई ग्रेड फीवर है कि आपसे घर पे मैनेज नहीं हो रहा, देन आपको फौरन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों के बारे में तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। वो नन्ही जानें होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को टाइम पे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर्स को अपने बारे में आप जब आप उनके पास जाते हैं तो बिल्कुल मत घबराएं, खामोश होकर नहीं बैठना, उनको बताना है कि आप ये चीज़ें फील करते हैं या आपका बच्चा ये फील करता है, तो ही वो राइट टाइम पे आपको राइट मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मनाहिल, आज की हमारी गुफ्तगू आपको कैसी लगी? आई एंजॉयड अ लॉट, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आई होप कि दे विल हेल्प मी अ लॉट, और इंशाल्लाह मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ मरियम फारूक, और अपनी कीमती राय से आप हमें आगाह कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।